एक ऐसा सैन्य अधिकारी जिसके साथ पहले विनम्र व्यवहार किया जाता है, फिर जब वो चीनी अधिकारियों की बात नहीं मानता है तो उसे साम्यवाद का विरोध करते हुए देख चीनी अधिकारी जो होते हैं उसे यातना देते हैं और ख़राब भोजन देते हैं, ख़राब बिस्तर देते हैं। प्रतिदिन साम्यवाद की अच्छाइयाँ, पूंजीवाद की खराबी पर लेक्चर दिया जाता है उसे। बाद में उसे मारा पीटा जाता है और एक 5 वर्ग फीट के बॉक्स में बंद कर दिया जाता है, जिसे कभी कभी आधा बर्फ़ से ढक दिया जाता था। वह भी 6 इंच के एकमात्र छोटे सुर्खे से। दिन में एक आध बार तो साम्यवाद पे कोई ना कोई चीनी आके लेक्चर दे ही देता था। लगभग 3 माह तक यह क्रम चलता रहा। तब उसे बॉक्स से बाहर निकाला गया और इस बीच उसे न नहाने की परमिशन थी, न बाल बनवाने की, किसी भी चीज़ की अनुमति नहीं थी उसे। जब उसे बाहर निकाला गया तो वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था और उसकी कमर झुक गई थी। तो आइए जानते हैं कि वो अधिकारी कौन था और उसके साथ ऐसा क्यों किया गया था। मनोवैज्ञानिक युद्ध के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो मनोवैज्ञानिक युद्धों के उपायों में से एक उपाय ब्रेन वॉशिंग यानी बुद्धि परिवर्तन भी है। बुद्धि परिवर्तन यानी ब्रेन वॉशिंग मनुष्य के दिमाग को धोकर एक साफ सुथरा कागज़ बना देती है। फिर उस पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी पेंट कर सकते हैं, कुछ भी पेंट करने की संभावना हो जाती है। भारत सरकार ने भी लगभग 1 लाख पाकिस्तानी युद्धबंदियों के साथ ब्रेन वॉशिंग की विधि अपनाकर लाभ उठाया था, जिन्होंने पाकिस्तान लौटने पर, जो युद्धबंदी थे वो पाकिस्तान लौटने पर अपने देशवासियों से ये कह रहे थे कि भारत पाकिस्तान को नष्ट करना नहीं चाहता, अपितु एक अच्छे पड़ोसी के रूप में देखना चाहता है। जिस प्रकार अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन के बाद उसकी सारी मान्यताएं, सोच, रहन सहन सब कुछ परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार जब ब्रेन वॉशिंग की जाती है तो इस क्रिया से गुजरने के बाद जो व्यक्ति होता है या फिर जो सैनिक होता है उसकी विचारधारा पूरी तरह से बदल जाती है। कोरिया के युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों के सैनिक गुप्तचर विभाग ने अपनी यह रिपोर्ट देकर मित्र राष्ट्रों में खलबली पैदा कर दी थी कि उत्तरी कोरिया की सेना मित्र राष्ट्रों के जिन सैनिकों को बंदी बनाती है उनके साथ वे ऐसे कठोर व्यवहार करती है कि बंदियों की विचारधारा ही बदल जाती है। उत्तरी कोरिया में सोवियत, रूस और चीन के कई ऐसे अफसर रखे गए हैं जो युद्धबंदियों में से कुछ युद्धबंदियों को चुनकर अलग कर लेते हैं और उन्हें गोपनीय तरीके से साम्यवाद का समर्थक बना लेते हैं। विचारधारा के इस परिवर्तन को ब्रेन वॉशिंग का नाम दिया गया। ब्रेन वॉशिंग के बाद युद्धबंदी के मस्तिष्क में पनपे पहले के जो विचार होते हैं वो अपना अस्तित्व खो देते हैं और उसके स्थान पे साम्यवादी विचारधारा स्थायी रूप से स्थान ले लेती है। मित्र राष्ट्रों ने ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी लेने का निर्णय किया और इसलिए उन्होंने नवंबर 1950 में एक योजना बनाई। उस योजना के तहत क्या था कि मित्र राष्ट्र अपनी तरफ से एक सैनिक अधिकारी को चीनियों के हाथ बंदी बनवाएंगे और फिर वो सैनिक ऐसा होगा कि ब्रेन वॉशिंग की कठोर प्रक्रियाओं को सहकर भी वो ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया की जानकारी दे सकेगा। इस अधिकारी के साथ पहले तो बहुत अच्छे से व्यवहार किया गया, लेकिन जब वो चीनी अधिकारियों की बात मानने से जब वो इनकार करने लगा तो फिर उसे यातनाएं दी जाती थीं, भोजन, बिस्तर सब चीज़ें खराब दी जाने लगीं। प्रतिदिन उसे साम्यवाद की अच्छाइयाँ बताई जाती थी, पूंजीवाद की खराबियाँ बताई जाती थी। बाद में उसे फिर मारा पीटा भी गया और फिर एक 5 वर्ग फीट की बॉक्स में बंद कर दिया गया था उसे, जिसे कभी कभी आधा बर्फ़ से ढक दिया जाता था। वहाँ भी 6 इंच के एकमात्र छोटे सुर्खे से दिन में 1-2 बार कोई चीनी आके और साम्यवाद पे लेक्चर दे ही देता था। लगभग 3 माह तक ये क्रम चलता रहा। फिर जब उसे बॉक्स से निकाला गया तो वो एकदम अधमरी हालत में था, क्योंकि वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, उसकी कमर तक झुक गई थी। बॉक्स से निकालने के बाद उसे ये बताया गया कि गलती से उसे बॉक्स में बंद कर दिया गया था। अब उसे फिर से सारी सुविधाएं दी जाने लगीं, साथ ही
उस पर रूप का जाल भी डाला गया। कुछ रास्ते पर आने पर 10 अप्रैल 1951 में उसे एक ट्रेनिंग स्कूल में भेज दिया गया, जहां उसे नियमित रूप से साम्यवाद के व्याख्यान दिए जाते थे। इसी बीच बार बार उसे लगता कि वह साम्यवाद का कायल हो गया है, लेकिन पुनः उसे अपना लक्ष्य याद आ जाता था। उसने जब साम्यवाद का विरोध किया, उसे निर्दयतापूर्वक फिर मारा पीटा जाने लगा। छत से ऐसे लटका दिया गया था उसे कि वो मुश्किल से उसके पंजे ज़मीन को छू सकें। उसे सोने तो दिया ही नहीं जाता था और 3 सप्ताह तक ये क्रम चलता रहा। बाद में फिर उसे एक मज़दूर के रूप में एक बांध पर काम कराने के लिए भेज दिया गया। वहाँ पर भी जब उसने साम्यवाद का विरोध किया तो तंग आकर सबने उसे एक कोठरी में, मतलब चीनियों ने उसे एक कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ पर एक लाउड स्पीकर लगा के रख दिया, जिसमें 24 घंटे साम्यवाद के प्रचार होते रहते थे। लगातार 8 सप्ताह तक ऐसा चलता रहा और फिर वो सब कुछ भूलने लगा था और भूल के फिर जो प्रचार में वो सुनता था, वो अपने आप ही उस चीज़ को दोहराने लगा था। उसे फिर पुनः अपना लक्ष्य याद आ गया और उसे लगा कि उसने ब्रेन वॉशिंग की प्रक्रिया को समझ लिया है। उसने ऐसा जाहिर किया कि अब वह साम्यवाद का समर्थक हो गया है। ऐसा करने पर उसे पुनः अनेक सुविधाएं बहाल कर दी गईं और उस पर नियंत्रण जो था उसमें भी ढील बरती गई, और जिसका लाभ उठाकर वो वहाँ से ट्रेनिंग कैंप से निकल भागा और अपने अधिकारियों के पास पहुँच गया। उसने मित्र राष्ट्रों के गुप्तचर विभाग को अपनी विस्तृत रिपोर्ट दी कि साम्यवादी देश किस प्रकार हर तरह के हथकंडे अपनाकर युद्धबंदियों के मस्तिष्क को अपने सिद्धांत ठूस कर भर देते हैं। उनके ब्रेन में अपने जो सिद्धांत हैं उनको कैसे भर देते हैं, उसकी रिपोर्ट के आधार पर ही ब्रेन वॉशिंग शब्द ने जन्म लिया था। कोरिया युद्ध के दौरान जिन युद्धबंदियों पर ये प्रयोग किए गए, केवल 5% ने इसका विरोध किया, 25% ने आशंकित विरोध किया और जो बचे 80% थे उन्होंने तुलनात्मक दृष्टि से निष्क्रिय विरोध किया। निष्क्रिय विरोध की स्थिति में रहे वो लोग और वे प्रगतिशील और प्रतिक्रियावादी समूहों में बंट गए। 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था, उसके दौरान जो भारत के सैनिकों को चीनियों ने बंदी बनाया था, उनको भी ब्रेन वॉशिंग का शिकार होना पड़ा था। ब्रेन वॉशिंग के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ कौन कौन सी होती हैं, उन्हें भी देखते हैं। व्यक्ति के ऊपर जिन अनुकूल परिस्थितियों में यह प्रक्रिया सफलतापूर्वक घटित हो सकती है, उसे मनोवैज्ञानिकों ने DDD की संज्ञा दी है। DDD यानी डिबिलिटी, डिपेंडेंसी और ड्रीड। डिबिलिटी यानी शारीरिक कमजोरी, ऐसे वातावरण और परिस्थिति उत्पन्न कर देना जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से कमज़ोर होने का अनुभव करने लगे और शारीरिक कमजोरी की स्थिति में वह शीघ्र ही किसी की बात को स्वीकार कर लेता है। दूसरा डिपेंडेंसी यानी निर्भरता, व्यक्ति को उसके प्रत्येक भौतिक और मानसिक आवश्यकताओं के लिए किसी अन्य पर निर्भर बना देना चाहिए। तीसरा है ड्रीड यानी त्रास। इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए शारीरिक कमजोरी और निर्भरता के साथ त्रास का भी महत्व होता है। इसके लिए जेल, शारीरिक दंड और यातनाओं का प्रयोग होता है। ब्रेन वॉशिंग की तकनीक कौन कौन सी हैं वो भी जानते हैं। तो ब्रेन वॉशिंग की तकनीकों को 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है एकांत में रखना, दूसरा है विचार नियंत्रण, तीसरा है राजनीतिक अनुकूलन। एकांत से तात्पर्य है हमारा जान पहचान के जो लोग होंगे उनसे अलग कर देना, सैनिक जिसको भी बंदी बनाया गया है उसे। व्यक्तिगत संबंध, बातचीत में बाधा डालना, घरेलू समाचारों से वंचित कर देना उसे, और केवल निराशाजनक और कष्ट देने वाले जो पत्र हैं उन्हीं को देना। हमको सामूहिक भावना से वंचित करना, विश्वासों और मान्यताओं को खंडित करना, भय और प्रताड़ना के माध्यम से सहन शक्ति को छीण करना आदि, ये सारे आ जाते हैं एकांत में। विचार नियंत्रण की अवस्था में बंदियों को भूख, प्रताड़ना और मृत्यु तथा सहयोग में से किसी एक को चुनने के लिए विवश किया जाता है।
जो विरोध करते हैं वे अनेक प्रकार से दंडित किए जाते हैं, लेकिन जो सहयोग करते हैं उन्हें बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। पूर्व व्यवहार के प्रति क्षमा याचना, आरोप, अपराध बोध और आत्मा आलोचन की स्थिति तक उन्हें ले जाया जाता है। विचार नियंत्रण की अवस्था में उन्हें किंकर्तव्य विमूढ़ कर दिया जाता है। इसके बाद आती है राजनीतिक अनुकूलन। राजनीतिक अनुकूलन की अवस्था। पहले की धारणाओं को समाप्त करने के बाद अब वहाँ बंदियों में अपने अनुकूल विचारधारा और सिद्धांतों का आरोपण किया जाता है। इस अवस्था में भी सहयोग करने वाले को विभिन्न तरीके से पुरस्कृत किया जाता है और जो विरोध करता है उसे दंडित किया जाता है। इसकी निवारण विधि भी है। विलियम सॉर्जेंट ने अपनी पुस्तक बैटल फॉर द माइंड में मस्तिष्क प्रक्षालन की विधि से बचने के अधोलिखित उपाय बताए हैं। पहला है उच्च आदर्श और विचारधारा संबंधी दृढ़ धारणा होनी चाहिए। दूसरा, जीवन के प्रति आनंददायक दृष्टिकोण से युक्त एक सामान्य और संपूर्ण व्यक्तित्व की सुनिश्चितता होनी चाहिए। तीसरा है विनोद प्रियता की भावना को बनाए रखना चाहिए। चौथा है तर्क वितर्क में ना पड़ना चाहिए। पांचवा है दुख और थकान से बचना चाहिए और अगर संभव हो तो सोने का प्रयास करना चाहिए। सैनिकों को इस बात का प्रशिक्षण दिया जाता है कि युद्धबंदी होने की स्थिति में पूछताछ अगर किया जाए तो वो सिर्फ अपना नाम बताएंगे, रैंक बताएंगे, सेवा नंबर और जन्म तिथि के अलावा और कुछ नहीं बताएंगे। यदि सैनिक में अपने आदर्श और विचारधारा के प्रति दृढ़ धारणा पैदा कर दी जाए, देशभक्ति की भावना उनमें कूट कूट कर भर दी जाए, तो उनके दृष्टिकोण को ऐसा बना दिया जाए कि वे अपने जीवन शैली के प्रति पूर्णतः संतुष्ट हों व दूसरों के तर्कों को मजाक में ना उड़ा सकें, तर्क वितर्क से बचे रहें और अपने अंदर असीम सहन शक्ति पैदा कर सकें, तो वे मस्तिष्क प्रक्षालन की कठोर प्रक्रिया से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। युद्ध के समय निरंतर परिस्थितियां बदलती रहती हैं। ऐसी स्थिति में यदि कुछ दिन तक सहन शक्ति का परिचय देते हुए किसी विरोधी के प्रश्नों को उत्तर न दिया जाए, तो स्थितियों के बदलने के साथ साथ उसकी जानकारी भी महत्वहीन हो जाती है। उसकी जानकारी का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। वो उससे पूछे जाने का दबाव स्वतः ही खत्म हो जाता है या फिर कम हो जाता है।